नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार सर, आज एक नए टॉपिक के साथ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो जितनी भी बात करती है वो कॉस्ट की बात करती है। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स मीन्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखें और समझिए इस कंसेप्ट को बड़े ही अच्छे अंदाज में। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना। चलिए इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो फर्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा है क्या कि कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस मेड टू प्रोड्यूस समथिंग। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि हम कुछ उत्पादन करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि कुछ उत्पादन करने के लिए जो चीज़ों को हम सैक्रिफाई करते हैं, जिन चीज़ों का हम त्याग करते हैं, असल में वही लागत है। ठीक है? इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू। उत्पादन लागत से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि क्वांटिटी जो है वो फंक्शन है कॉस्ट का, है ना? आप देखते हैं कि क्वांटिटी जो है वो फंक्शन है किसका? कॉस्ट का। ठीक है, कॉस्ट का फंक्शन है, यानी कि जो कुछ भी आप इनपुट लगाएंगे उस इनपुट की वजह से आप जो है वो प्रोडक्शन पाते हैं, जैसा कि पीछे एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा। ठीक है ना? तो कॉस्ट जो है वो फंक्शन है किसका? क्वांटिटी का। या मैं ये कहूँ कि क्वांटिटी जो है वो फंक्शन है कॉस्ट का। यानी कि कॉस्ट यानी कि कुछ इनपुट आप लगाएंगे, वो इनपुट जो है वो आपको आउटपुट देने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। एक तो कॉस्ट जो है वो हम इकोनॉमिक्स के व्यू से पढ़ते हैं, और एक कॉस्ट जो है हम अकाउंटेंट व्यू से पढ़ते हैं। तो यानी कि कॉस्ट जो है वो टू टाइप की होती है, अकाउंटेंट व्यू, ठीक है ना, और दूसरा आप देखते हैं इकोनॉमिक्स व्यू। ठीक है, अकाउंटेंट व्यू का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंट किस कॉस्ट को मेजर करता है। तो आप देखते हैं कि अकाउंटेंट तो उस कॉस्ट को मेजर करता है सर, जो भी वो अपने हाथ से पैसे देता है। ठीक है ना? यानी कि वो अकाउंटेंट है, आपने उसको वहाँ बिठा रखा है, वो कहेगा कि मेरे से ये बंदा 50 रुपए ले गया, ये बंदा जो है ये सामान ले गया, मेरे से ये बंदा लाख रुपए ले गया, ये बंदे को मैंने करोड़ रुपए भेज दिए। यानी कि वो उस कॉस्ट को मेजर करेगा जो उसके हाथ से जा रही है। ठीक है ना? लेकिन इकोनॉमिस्ट में क्या होता है? क्या उस कॉस्ट को मेजर करेंगे? यस, उस कॉस्ट को तो मेजर करेंगे ही करेंगे, प्लस में एक और कॉस्ट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट में जो कॉस्ट मेजर की जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटेंट कॉस्ट एक ही बात होगी। ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटेंट की कॉस्ट है और वो कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटेंट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ही बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स व्यू में क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो मैंने आपको बोला कि होती है ना, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट प्लस एक कॉस्ट और होती है जिसको बोलते हैं इम्प्लीसिट। तो आप कहेंगे दो सर कि ये इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमने समझ लिया कि जो अकाउंटेंट है, ठीक है ना, वो भी जो लेन-देन करता है, वो जो कॉस्ट का हिसाब-किताब रखता है, उसको हम जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटेंट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि इम्प्लीसिट कॉस्ट वो है, जो एक ओनर अपने खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन में लगा देता है और जिनकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट में शामिल नहीं की जाती है। यानी कि आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई सर? मैं ये कहूँगा कि जैसे सपोज़ कीजिए कि एक ओनर ने एक एक फैक्ट्री के मालिक ने एक फैक्ट्री स्थापित की। आप कहेंगे ठीक है सर, स्थापित की। वो अपने ज़मीन पे फैक्ट्री लगा रहा है, 40 एकड़ ज़मीन पे, 100 एकड़ ज़मीन पे, ठीक है? तो उस 40 एकड़ और 100 एकड़ ज़मीन का जो उसको रेंट मिलना चाहिए, वो रेंट जो है वो अकाउंट नहीं देगा उसको कि लो सर ये आपकी ज़मीन का रेंट। नो ना, नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो सर, वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो खुद की ज़मीन पे लगा रहा है और खुद की फैक्ट्री, तो रेंट कैसे लेगा? यस, वही कॉस्ट, यानी कि वो अगर व्यक्ति वो अपनी ज़मीन को अपने काम में इस्तेमाल ना करके किसी और को दे रहा होता, तो उस ज़मीन से उसको जो है वो रेंट मिल रहा होता। सो ऑन आप देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसके पास लैपटॉप है, कुछ गाड़ियाँ हैं, कि वो सारी गाड़ियाँ और वो लैपटॉप जो है वो कंपनी में लगा देता है ताकि उसको और ना परचेज़ करनी पड़े, है ना? ताकि उसका जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़े ना, फैक्ट्री जो है वो सही स्मूथली चल पाए। तो आप कहेंगे यस सर ये तो होता ही है क्योंकि हमारी कंपनी, हमको ग्रो करना है तो हम अपनी चीज़ों को तो उसमें लगाएँगे। लेकिन
अकाउंटेंट क्या आपको उनका रेंट देगा? आप कहेंगे सर नो, वो कैसे देगा? वो तो देगा नहीं क्योंकि वो तो हमारी ही है। तो ऐसी चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की खुद की होती है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी खुद की होती है, यानी कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो वो अपने फैक्ट्री में लगा देता है और उसके बदले में उसको उसका कुछ नहीं मिलता है। यानी कि जो ज़मीन है उसका रेंट उसको नहीं मिलेगा, जो भी उसके वो खुद काम करता है उसकी कोई सैलरी डिसाइड नहीं होगी, है ना? तो यानी कि ऐसी कॉस्ट आपकी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि 2 प्रकार की कॉस्ट हो गई, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में ये भी शामिल किया जाता है कि जैसे वो शाम को जाता है, सपोज़ करो कि आपने अपनी सैलरी जो है वो उसमें लिखवा दी कि भई मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, सीईओ हूँ, एमडी हूँ, ठीक है? जनरल मैनेजर हूँ, जो भी है, ठीक है ना? और इसकी मेरी जो है इस पोस्ट की सैलरी 1 लाख रुपया है, ठीक है? लेकिन वो घर जाएगा, तो जो अगर जनरल मैनेजर है वो घर जाएगा तो वो फैक्ट्री की बातों को वहीं फैक्ट्री में छोड़ कर के चला जाएगा। लेकिन आप ओनर हैं उस फैक्ट्री के, जब आप घर जाएँगे, ठीक है? तो आप उस फैक्ट्री की बातों को अपने दिमाग में लेकर के जाएँगे। रात को सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कल क्या करना है, ठीक है ना? यानी कि वो सरदर्द आप जो लेकर के आए, यानी कि आप फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे तो काम किया ही आपने, उसके बाद घर पे आकर के भी आप उस फैक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ अच्छा करने के लिए आइडिया जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना? कुछ कुछ डिस्कवरीज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, यानी कि आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो वो वहाँ आपको जो है वो दिखाई नहीं देता है। इसको भी हम इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है उसमें काउंट करते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अकाउंटेंट व्यू में इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट की 2 प्रकार की कॉस्ट होती है, ठीक है ना? अकाउंटेंट जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक्स व्यू से आप देखते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे, रेवेन्यू कॉस्ट नहीं है सर, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट है उनके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आती है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। आप कहेंगे यस सर यही तो है हमारी कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, यानी कि उत्पादन लागत से क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे आदानों पर किया गया कुल व्यय, ठीक है? चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। Correct answer is B. Cost of production means total expenditure incurred on factor of production. आपको ये वीडियो कैसी लगती है? आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो और ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन को कम करके सीधे क्वेश्चंस करवाने हैं। आप ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग जो है इन प्रकार की वीडियो को और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूँ। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? कहता है फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन टोटल आउटपुट इज, ठीक है? तो आपको ये ध्यान करना है बच्चों कि जब हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो मैं आपको कई बार कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि आप जो है जब भी एग्जांपल करेंगे, तो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, सॉरी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है वो डायग्राम बना देना है। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये होते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी को, यहाँ हम लेते हैं ओरिजिन को, ये होता है यहाँ हम लेते हैं कॉस्ट को। तो हम कहते हैं कि जब हमारा आउटपुट 0 होता है तो हमारी कॉस्ट जो है तब भी आ रही होती है। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, है ना? स्थिर लागत, ठीक है ना? तो स्थिर लागत का मतलब ही ये है कि जब उत्पादन ना हो रहा है, जब उत्पादन शून्य है, तब भी हमें ये कॉस्ट जो है वो वहन करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। ठीक है? यहाँ हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कहेंगे क्योंकि जब उत्पादन हमारा 0 है, शून्य है, तब भी हमें ये कॉस्ट जो है वो सहन करनी पड़ती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट एक्जिस्ट इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। जब उत्पादन की लागत जो है, जब उत्पादन जो है वो शून्य होता है, तब भी हमें ये लागत जो है वो आती है जिसको हम बोलते हैं स्थिर लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट अभी याद कीजिए, यानी कि जब उत्पादन जो है वो 0 हो तब भी उसको हमें सहन करना। तो रॉ मटेरियल, जब आप उत्पादन करेंगे नहीं तो आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। मजदूरी, यानी कि जब मजदूर आएँगे तो यानी कि मजदूर काम करेंगे, जब मजदूर काम करेंगे तो मजदूरी जो है हम उनको देंगे ना। इट मीन्स कि यानी कि काम हो रहा है, लेकिन हमें तो वो चाहिए ना कि जब काम ना हो रहा हो, क्योंकि स्थिर लागत की बात है, ठीक है?
तो वेज जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, आप कहेंगे यस सर, यहाँ हमको सीधा समझ में आता है कि जब कोई काम हो रहा हो चाहे काम ना हो रहा, ये जो रेंट है ये फिक्स होता है। यानी कि जब आपका उत्पादन जब शुरू है तब भी आपको इतना ही रेंट देना पड़ेगा, जब आपका उत्पादन नहीं हो रहा है तब भी आपको जो है इतना ही रेंट देना पड़ेगा। इट मीन्स कि रेंट जो है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आप कहेंगे कि यस, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर डी कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो आप यहाँ देखेंगे कि बिजली का खर्च तब होगा जब आप उत्पादन को बढ़ाएंगे तो बिजली ज्यादा खपत होगी, ज्यादा खपत होगी तो ज्यादा बिल आएगा। इट मीन्स जब आप उत्पादन करेंगे तो इसकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, रेंट ऑफ द फैक्ट्री। आप कहेंगे कि कारखाने का किराया जो है वो हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर लागत है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। रेंट डज नॉट चेंज विद आउटपुट, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वेरिएबल कॉस्ट। सर अभी तो पढ़ गया है कि आउटपुट बदलेगा तो कॉस्ट बदलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट और कॉस्ट के बीच में संबंध है। आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा कॉस्ट कम होगी। इट मीन्स आउटपुट और कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। चलिए, ऑप्शन ए कहता है टाइम, कहेंगे नो सर। ऑप्शन बी कहता है आउटपुट, यस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, आउटपुट। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज विद आउटपुट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है, टोटल कॉस्ट जो होती है हमारी, टीसी जो होती है वो क्या होती है, वो एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी होता है। ये सर ये होता है। या हम ये कहते हैं भी टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी सिग्मा एमसी होती है। आप कहेंगे यस सर। या आप ये कहेंगे भी टोटल कॉस्ट जो है हमारी सर वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टीसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वीसी, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो भी हमें यही कह रहा है कि एफ सी प्लस वीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जोड़ जो है हमारा टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, तो कई बार आपको इनमें से कोई भी जो है वो ऑप्शन देखने को मिल सकता है, या 3 देखने को मिल जाए और ऑल ऑफ द वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ जो है इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कहता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो ध्यान देना है बच्चों कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, एएफसी, फिक्स्ड की बात की गई है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, फिक्स्ड को लेंगे, टी एफ सी डिवाइड बाई क्वांटिटी। ठीक है ना, एवरेज जब भी हम निकालते हैं तो टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। पूछा क्या, फिक्स्ड लगा देंगे फिक्स्ड। ठीक है ना, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होगा, एफ सी डिवाइड बाई, सॉरी टी सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, हाँ तो टी एफ सी यानी कि एफ सी डिवाइड बाई क्वांटिटी। यस, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, एफ सी डिवाइड बाई क्वांटिटी। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर देख सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कहता है शेप ऑफ एएफसी कर्व इज, शेप पूछा गया है। तो जब आप एएफसी कर्व की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये वाला डायग्राम आता है कि यहाँ आप क्वांटिटी को लेते हैं, यहाँ आप कॉस्ट को लेते हैं, और ये आपका एएफसी कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी इसके हर एक पॉइंट पर एक है, सिंगल है, वन है। ठीक है ना, चलिए कहता है यू शेप। आप देख रहे हैं कि सर नहीं, ये तो यू शेप नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे तो नहीं ड्रॉ किया गया, ये तो कर्व्ड है ना। तो स्ट्रेट लाइन भी आप जो है कहेंगे नहीं है सर। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है सर। क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कहता है एज आउटपुट इंक्रीजेज ए एफ सी कॉन्टिन्यूसली वर्क्स। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, सीमांत लागत किसकी लागत है? ठीक है ना? टोटल आउटपुट की लागत है, एवरेज आउटपुट की लागत है, वन एडिशनल यूनिट की लागत है या फिक्स्ड फैक्टर की लागत है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको मार्जिनल वर्ड या सीमांत जो है वो सब देखने को मिल जाए, सीमांत लागत, सीमांत आय, ठीक है ना? सीमांत उपयोगिता, ठीक है? कोई भी सीमांत जो है आपको देखने को मिल जाए, तब आप ये कहते हैं कि सर सीमांत का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट, यानी कि एक एडिशनल यानी कि एक यूनिट में चेंज, चाहे वो उस एक यूनिट को हम जोड़ रहे हैं, चाहे उस एक यूनिट को हम कम कर रहे हैं, ठीक है ना? एक यूनिट के चेंज से टोटल में चेंज आ जाता है, ठीक है ना? और उस टोटल में जो चेंज आता है उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी सीमांत, चाहे वो आगम है, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो यूटिलिटी है, ठीक है ना? चाहे वो कुछ और है, सीमांत के आगे चाहे आप इसको जो है कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि सीमांत आगम, सीमांत लागत, सीमांत उपयोगिता, सीमांत जो है वो प्रतिस्थापन, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत का मतलब क्या है? एक यूनिट में चेंज से टोटल में चेंज, ठीक है? तो वन एडिशनल यूनिट, यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वो ठीक हो जाएगा। क्या कहता है? वन एडिशनल यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई। चलिए यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है एमसी कर्व कट्स एसी कर्व एट, एमसी वक्र एसी वक्र को कहाँ काटता है? चलिए ए कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे काटता है, बी कहता है लोवेस्ट पॉइंट पे काटता है, सी कहता है स्टार्टिंग पॉइंट पे काटता है और डी कहता है कि कभी नहीं काटता है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है देखते हैं। यहाँ आपको पता है कि यहाँ हमें लेना है क्वांटिटी को, यहाँ हम ले लेते हैं कॉस्ट को, ये हमारा जो है वो ओरिजिन पॉइंट, ठीक है? ये हमने निकाल ली एसी, एवरेज कॉस्ट, ठीक है? और ये हम ले रहे हैं, ठीक है ना? ये हम ले रहे हैं एमसी को। आप ऐसे ही देखते हैं डायग्राम को कि यहाँ जो है इस पॉइंट पर, है ना, ये जो ब्लू पॉइंट मैं बना रहा हूँ, इस पॉइंट पर आप कहते हैं कि एसी और एमसी जो है वो कट कर रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि एमसी जो है वो एसी को, एमसी जो है वो एसी को कट कर रहा है, नीचे से काट रहा है ना, ठीक है? ध्यान करना है। लेकिन काट कहाँ रहा है? एसी के मिनिमम पॉइंट पर। एक बात ये भी ध्यान करना है, एसी के मिनिमम पॉइंट पर काट रहा है। मिनिमम का मतलब क्या है? लोवेस्ट, सबसे निचले पॉइंट, है ना? तो यहाँ आप देखेंगे कि लोवेस्ट पॉइंट जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट क्या कहता है कि एमसी जो है वो एसी को सबसे निचले पॉइंट पर जो है वो काटता है। चलिए यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, ठीक है ना? क्या बोला मैंने? दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, ठीक है ना? ठीक है ना? सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर गॉड, क्लियर है दोस्तों? ठीक है? तो आपको ध्यान करना है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब आपसे पूछी जाती है तो आप ये कहेंगे कि सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना? एक व्यक्ति है रवि असरावा, ठीक है ना? व्यक्ति है रवि असरावा, उसको जॉब ऑफर आ रहे हैं, ठीक है ना? ए कंपनी ने उसको जॉब का ऑफर दिया कि 15,000 रुपए देंगे मंथली। बी ने कहा 30,000 रुपए देंगे मंथली। सी ने कहा 40,000 रुपए देंगे, ठीक है ना? तो रवि जो है वो 40,000 रुपए की जॉब करेगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा उसको पे करेगा तो वही जॉब करेगा डेफिनेटली ना। यस सर, वही करेगा। तो उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो? आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि रवि है, उसको 3 कंपनियां जो है वो जॉब ऑफर कर रही हैं, एक जो है वो 15,000
एक जो है वो 30,000, एक जो है वो 40,000 रुपए, ठीक है? वो 40,000 रुपए की जॉब जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसकी, ठीक है ना? तो उसका जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ईज़ी है क्योंकि आपने अभी तो बताया, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, यानी कि दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन उसने छोड़ देना। तो अगर वो 40,000 की नौकरी ना करे तो वो 30,000 की करता। यानी कि उसके लिए दूसरा सबसे अच्छा ऑफर क्या है? 30,000 रुपए, ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर ये बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 30,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हमें जो है ये ध्यान करना है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटेंट कॉस्ट मैंने आपको बताया दोनों एक ही होती हैं। तो दोनों एक ही होती है तो 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो अब हो गए सर ये तो दोनों ही गलत हो गए। और कॉस्ट 2 ही प्रकार की होती है, या तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट, नहीं सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आप कहेंगे सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो यहाँ गलती हो गई, तो बची कौन सी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ये ध्यान करना है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नहीं, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।